स्टूडेंट। ओके शिवम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले कई सीरीज़ में हमने एमपी टेट सीडीपी का स्पेशल 30 क्वेश्चन पिछले सालों के डिस्कस कराए हैं। इसमें भी डिटेल डिस्कशन किया जाएगा और यह सीरीज़ आप सभी को पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्लस्ट्रोफोबिया संलग्न स्थानों का एक डर है, इसका एक उदाहरण है। क्लस्ट्रोफोबिया संलग्न स्थानों का एक डर है, इसका एक उदाहरण क्या हो सकता है? पहला, ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या एंग्जाइटी डिसऑर्डर या ऑटिज्म, यानी वैश्विक विकास में देरी, जुनूनी बाध्यकारी विकार, तनाव विकार या ऑटिज्म। तो क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है? एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर का एक क्वेश्चन है और यह किसी एक स्थान से विशेष से डर लगना, जैसे कि अकेले या फिर लिफ्ट में हो गया या फिर किसी सेपरेट ऑफिस हो गया उसमें वर्क करने के दौरान। तो इस तरह से यह डर होता है। एंग्जाइटी तनाव विकार होता है, मेंटल डिसऑर्डर है, यह एंग्जाइटी डिसऑर्डर से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा पहले का 4 हो जाएगा। सेकंड देखिए, स्वानुभविक शोध प्रणाली में बच्चे समाधान तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार के संभावित नियम अथवा विचार की सहायता ले सकते हैं। इस नियम को क्या कहा जाता है? स्वानुभविक शोध प्रणाली यानी इन ह्यूरिस्टिक मेथड, यानी इसमें स्वयं से शोध किया जाता है। तो इसमें समाधान तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार संभावित नियम या विचार की सहायता ले सकते हैं। इस नियम को क्या कह सकते हैं? रूल ऑफ थंब, डिफ्रेंसिएशन रूल, मिमिकिंग रूल या कॉग्निटिव रूल, यानी अनुभव सिद्ध नियम, विभेदित नियम, अनुकरण नियम या संज्ञानात्मक नियम। तो जो स्वानुभविक शोध प्रणाली है, इसमें स्वयं से किसी भी चीज़ की खोज की जाती है, किसी भी चीज़ का अनुभव किया जाता है, इसलिए इसमें जो रूल प्रयोग किया जाता है, रूल अनुभव सिद्ध मतलब उपयुक्त रूल का उपयोग किया जाता है। इसका जो सेकेंड का आंसर होगा रूल ऑफ थंब। तो इस तरह से सेकेंड का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। थर्ड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रणाली का चरण नहीं है? ऐसी कौन सी मेथड है जो साइंटिफिक मेथड नहीं है? एक्सपेरिमेंट, इंटरव्यू, प्रेडिक्शन या ऑब्जर्वेशन। तो देखिए, साइंटिस्ट प्रणाली में जो है तो प्रयोग भी साइंटिस्ट मेथड में किया जाता है, प्रेडिक्शन पूर्वानुमान भी लगाया जाता है, उसका ऑब्जर्वेशन अवलोकन भी किया जाता है एक्सपेरिमेंट के दौरान। लेकिन इंटरव्यू जो है तो उसमें नहीं किया जाता है। इंटरव्यू एक आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, इसलिए इसका जो थर्ड का आंसर होगा नहीं के क्षेत्र में, तो सेकेंड हो जाएगा साक्षात्कार। फोर्थ देखिए, जीन पियाजे के अनुसार डांट के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होते हैं, यानी अमूर्त तर्क और तर्क कौशल, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल्स ड्यूरिंग कब होते हैं? तो देखिए, जीन पियाजे महोदय जो हैं तो जीन पियाजे महोदय ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट से का एक सिद्धांत दिया है, काफ़ी फेमस सिद्धांत है जीन पियाजे लेवास्कुस्की। इन्होंने 4 स्टेप भी दिया है। पहला जैसे ये 4 स्टेप में दिया है और इसमें आपको पूछ रहा है अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित कब होता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज या सेंसरी मोटर स्टेज। तो उससे फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के लेवल को पार हो जाता है, मतलब देखी हुई चीज़ों के बारे में अगर डिस्कशन कर सकता है या फिर जान सकता है, उसके बाद का स्टेज जो है लास्ट स्टेप फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। तो इसमें अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होने लगते हैं और उस क्षेत्र को समझने लगता है, इसलिए जिसका जो आंसर होगा फोर्थ का सेकंड होगा। 5 देखिए, एक स्वनिर्देशित अधिगम प्रक्रिया व्यक्तिगत, सामूहिक, संगठनात्मक अधिगम विकास की सुविधा हेतु निस्संदेह सबसे शक्तिशाली मॉडल है। इसका मतलब है कि अधिगमकर्ता क्या है? अधिगमकर्ता से क्या किससे संबंधित है? अधिगम की जिम्मेदारी लेता है और लक्ष्योन्मुखी बनता है, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, अच्छा परिणाम प्राप्त करता है, अधिगम का आनंद ले रहा है। तो देखिए, अधिगम की प्रक्रिया व्यक्तिगत, सामूहिक और संगठनात्मक अधिगम विकास की सुविधा है, निस्संदेह सबसे शक्तिशाली मॉडल है। इसका मतलब ये है कि अधिगम की जिम्मेदारी ले रहा है और वह लक्ष्योन्मुख बन रहा है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग एंड बिकम गोल ओरिएंटेड।
5 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। 6 देखिए, मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में बच्चे को शर्म और संदेह महसूस होता है? तो मनोवैज्ञानिक साइको सोशल डेवलपमेंट इरिक इरिक्सन महोदय ने दिया था, और इन्होंने इसमें 8 स्टेप दिए थे, 8 स्टेप साइको सोशल डेवलपमेंट में। और इसी में से एक स्टेप का नाम दिया है, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा किस टाइम पर ये बच्चा शर्म और संदेह महसूस करता है। तो साइको सोशल डेवलपमेंट का जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज में शर्म और संदेह महसूस करता है, और इसकी जो एज होती है लगभग 1.5 to 3 ईयर होती है, 1.5 to 3 ईयर। इस दौरान बच्चा शर्म और संदेह महसूस करता है। इसी 1.5 to 3 ईयर को जो है तो प्री स्कूलिंग 1.5 to 3 में प्री स्कूलिंग के टाइम पर ये एज होती है। तो जो 6 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट होगा। 7 देखिए, उचित यौन शिक्षा यानी प्रॉपर सेक्स एजुकेशन अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए। किस अवस्था प्रदान की जानी चाहिए? चाइल्डहुड यानी एडोलेसेंस, एडल्टहुड या अर्ली चाइल्डहुड। तो उचित यौन शिक्षा का जो है तो पहले तो एक बेसिक जानकारी दिया जा सकता है, लेकिन जो प्रॉपर गाइडेंस देना है तो वो जब बच्चा किसी चीज़ को जानकारी या फिर उस चीज़ों को समझने लगे उस समय दिया जाता है, यानी एडोलेसेंस किशोरावस्था में उन चीज़ों को दिया जाना सबसे उपयुक्त होगा, क्योंकि इसी समय जो है तो प्रमुख लैंगिक विकास होता है पुरुषों और महिलाओं दोनों में। जो 7 का जो आंसर होगा सेकंड होगा। 8 देखिए, महत्वपूर्ण अवधि की परिकल्पना के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। महत्वपूर्ण अवधि की परिकल्पना किसने के द्वारा प्रस्तुत की? हाइपोथेसिस ऑफ क्रिटिकल पीरियड। तो हेलन केलर, नॉम चॉम्स्की, ब्लूमफील्ड या फिर एरिक लेनबर्ग। तो एरिक लेनबर्ग महोदय ने महत्वपूर्ण अवधि की परिकल्पना प्रतिपादित की थी। 8 का जो आंसर होगा 4 हो जाएगा। 9 देखिए, बुद्धि लब्ध की अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है? IQ, इंटेलिजेंट कोशेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? थियोडोर साइमन, स्पीयरमैन, अल्फ्रेड बिनेट या फिर विलियम स्टर्न। तो बुद्धि लब्ध की अवधारणा जो दिए थे तो इसमें प्रमुख विलियम स्टर्न महोदय ने दिया था। इन्होंने 1912 में इस अवधारणा को दिया था। इससे पहले फादर, और इनको इस रूप में भी जान सकते हैं जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इन्होंने बुद्धि लब्ध का जो अवधारणा था तो विलियम स्टर्न दिया था। इससे पहले भी फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट को दिया था 1905 में अल्फ्रेड बिनेट महोदय ने, और विलियम स्टर्न महोदय ने क्या दिया? कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि लब्धि का सिद्धांत। और उसके बाद फिर इसको जो लागू करवाया वो थे टर्मन महोदय ने, फंक्शनल यानी फार्मूला रूप में। आपने ये फार्मूला भी देखा होगा, IQ बराबर MA/CA × 100। ये फार्मूला होता है। ये मेंटल एज होता है, क्रोनोलॉजिकल एज होता है, वास्तविक है, और इससे IQ किसी भी व्यक्ति की निकाली जा सकती है इस फार्मूले से। 9 का जो आंसर होगा विलियम स्टर्न यानी 4। 10 देखिए, पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे महोदय के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है या किसके माध्यम से होता है? तो बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है या किसके माध्यम से होता है? यानी ऑप्शन दिए गए हैं उसको देखिए, किस तरीके से होता है। ऑब्जर्वेशन एंड एकोमोडेशन, एक्विजिशन एंड ऑटो कोरिलेशन, या फिर एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, या फिर एसिमिलेशन एंड एक्लिमेशन यानी आत्मसात्करण और पर्यानुकूलन। तो जो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास होगा तो इसमें क्या होगा? आत्मसात्करण और समंजन यानी एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। इसके अंतर्गत जो एसिमिलेशन है, एसिमिलेशन में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मिंग आप इन्वायरमेंट, आपके जो मन में इन्वायरमेंट यानी वातावरण संबंधित चीज़ें होती हैं उसमें बदलाव होता है, उसमें अच्छे तरीके से समझ डेवलप होती है। और एकोमोडेशन क्या होता है? चेंजिंग कोग्निटिव स्ट्रक्चर। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा 10 का 3rd हो जाएगा। 11 देखिए, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार
वह प्रक्रिया जो सूचना के अधिग्रहण, संगठन, उपयोग में शामिल होती है उसे क्या कहा, उसे डॉट डॉट प्रक्रिया कहा जाता है। यानी बंडूरो महोदय ने क्या दिया था, अधिग्रहण, संगठन और उपयोग में शामिल होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, सेल्फ रेगुलेशन या मोटिवेशन, यानी संज्ञानात्मक, प्रभावी, स्वनियमन या प्रेरणा। तो बंडूरा महोदय का जो ये थ्योरी होगा तो इसमें जो आंसर हो जाएगा सेल्फ रेगुलेशन, 11th का थर्ड। अल्बर्ट बंडूरा ने दिया क्या था, कौन सी थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी इन्होंने, इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी फेमस इसी रूप में है। 11 का जो आंसर होगा सेल्फ रेगुलेशन से थर्ड हो जाएगा। 12 देखिए, संरक्षण का कौन सा सिद्धांत किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित है, पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित हो, और ये कंजर्वेशन से रिलेटेड है। कंजर्वेशन फोकसेस ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिस दैट एग्जिस्ट, यानी वेट, एरिया, मास, लेंथ। तो जो देखिए लेंथ हो गया, एरिया हो गया और वेट हो गया, ये इन तीनों की जो है तो ये मात्राओं पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि मास जो है तो आपका मास आपके जो मात्राओं पर डिपेंड करेगा। यानी 12 का जो आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। 13 देखिए, बच्चे कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब वे वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं, वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं। यूँ कहिए कि आप वो प्रकृति का मानवीकरण कर रहे हैं, प्रकृति को मानव के रूप में दिखा रहे हैं, उसकी विशेष आप मानव की विशेषताओं को प्रकृति की विशेषताओं के रूप में जोड़ रहे हैं। तो उसको क्या क्या कह सकते हैं, इगोसेंट्रिज्म यानी अहम भाव, या फिर कंजर्वेशन, एनिमिज्म, या फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी जीववाद। देखिए जीववाद के रूप में उसको दर्शाया, प्रकृति को भी जीव के रूप में दिखा रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 13 का 13 का थर्ड होगा। 14 देखिए, जब कुछ बच्चे लंबे समय तक घर से दूर रहने के बाद भी घर से दूर होने पर अत्यधिक चिंता का अनुभव करते हैं, डिसेबिलिटी का क्वेश्चन है, अत्यधिक चिंता का अनुभव कर रहे हैं, वे किससे पीड़ित हो सकते हैं, किस कौन से प्रकार की डिसेबिलिटीज उनके अंदर पाई जाएगी, स्कूल फोबिया, सोशल एंग्जाइटी, कंडक्ट डिसऑर्डर, या फिर सेपरेशन एंग्जाइटी। स्कूल फोबिया सामाजिक चिंता, आचरण विकार या अलगाव की चिंता। तो देखिए वो घर से दूर हैं तो इससे ही समझ में आता है कि वो सेपरेट हैं, अलगाव की चिंता जो है उनके अंतर्गत पाई जाएगी। तो 14 का जो होगा 4 आंसर हो जाएगा। 15 देखिए, व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्ट उपायों का एक उदाहरण है, पर्सनालिटी से रिलेटेड एक रिपोर्ट के बारे में आपको बताना है। तो उसमें आंसर कौन हो जाएगा, MMPI, सेंटेंस कॉम्प्लेशन टेस्ट, रोसाक टेस्ट, टेट। इस प्रकार के एक टेस्ट हर एक पेपर में इन्होंने लगभग पूछ रखा है, और इसमें भी इन्होंने इस टेस्ट को पूछा है, व्यक्तित्व की आत्म रिपोर्ट यानी मेजर ऑफ पर्सनालिटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा MMPI का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इनोवेटिव। यह साइकोलॉजिकल टेस्ट है और इस तरह से यह व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्रदान करता है, इसलिए 15 का जो आंसर होगा फर्स्ट होगा। ध्यान रखिएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। 16 देखिए, तीव्र मूड स्विंग किसका लक्षण है, तीव्र मूड स्विंग, इंटेंस मूड स्विंग, बहुत ज़्यादा आपके मानसिक बदलाव हो रहा है, मानसिक विचारों का बदलाव हो जाता है, या किसके कारण होता है, इससे भी डिसेबिलिटीज़ का ही क्वेश्चन हो सकता है। तो कौन सा क्वेश्चन है, लर्निंग डिसऑर्डर, यानी ऑप्शन पहला देखिए, लर्निंग डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी। तीव्र मूड स्विंग से रिलेटेड जो है तो बाइपोलर डिसऑर्डर में ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे मतलब बालक जो जिससे पीड़ित होता है बाइपोलर डिसऑर्डर से, तो उसके अंतर्गत मूड स्विंग की प्रॉब्लम बहुत बार देखी जाती है। 16 का आंसर सेकंड होगा। 17 देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है, शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन कौन कर सकता है, मैच्योरेशन, हाँ, डिस्क्राइब मैच्योरेशन ऑफ ए लर्नर। तो पहला देखिए, यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है, यह संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है, विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है, यह विशिष्ट आयु में होता है। तो देखिए शिक्षार्थी की परिपक्वता जो है यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पर्सनालिटी किसी एक दिन की बात नहीं होती है, यह हमेशा डेवलप होती रहती है। इंडिविजुअल डेवलपमेंट इन कंटिन्यूअस प्रोसेस। 17 का जो आंसर होगा फर्स्ट होगा। 18 देखिए,
किस प्रकार की स्मृति संदर्भ का विशेष ध्यान रखती है? किस प्रकार की स्मृति जो है संदर्भ का विशेष ध्यान रखती है? किसी भी संदर्भ या किसी भी प्रसंग का विशेष ध्यान रखती है, ऐसी कौन सी स्मृति होगी? टाइप ऑफ इसमें मेमोरी की आपको बताना है। टाइप ऑफ मेमोरी टास्क टेक्स स्पेशल अकाउंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आइकॉनिक मेमोरी, आइकोइक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी या फिर सेंसरी मेमोरी। तो देखिए किसी संदर्भ का विशेष ध्यान रखना है, यानी किसी भी प्रसंग का ध्यान रखना है। इसका जो आंसर होगा 18 का थर्ड हो जाएगा, प्रासंगिक स्मृति। 19 देखिए, जो छात्र कक्षा में दूसरों को परेशान करते हैं उनके पास किस प्रकार की सीखने की शैली होने की संभावना होती है? देखिए कोई बच्चा कितना भी डिसेबल हो लेकिन उसके पास कोई न कोई सीखने की एक क्षमता होती है डिसेबिलिटी के बावजूद। तो इसमें देखिए वो छात्र दूसरों को परेशान करने से मतलब एक तरह से वह ADHD से लगभग पीड़ित हो सकता है कि उसमें हाइपर एक्टिविटी जैसी चीज़ें हों, और उसमें किस प्रकार के सीखने की संभावना हो सकती है। सीखने के कई प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन में देखिए काइनेस्थेटिक, टेक्टाइल, ऑडिटरी या विजुअल, यानी गति संवेदी, स्पर्शनीय, श्रवण या दृश्य। तो उसमें जो है तो परेशान कर रहा है यानी वो भाग कूद रहा होगा, या गति मतलब शरीर मोशन कर रहा हो, मोशन से रिलेटेड है यानी काइनेस्थेटिक यानी गति संवेदी, उसको गति से संबंधित चीज़ों को लेकर के सिखाया जा सकता है। उससे वो बोर भी नहीं होगा, लोगों को परेशान भी नहीं करेगा और आसानी से सीख पाएगा। 19 का जो आंसर है फर्स्ट होगा। 20 देखिए, किसने स्मृति पर एक प्रयोग किया जिसमें बकवास शब्दांश शामिल थे? स्मृति पर एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे कौन से महोदय थे जिन्होंने किया? तो एक्सपेरिमेंट ऑन मेमोरी इन्वॉल्विंग नॉनसेंस सिलेबस, बकवास शब्दांश। तो एबिन घास या फिर एटकिंसन या पुप्सनर या फिर कॉलिंग्स। तो एबिन घास महोदय ने नॉनसेंस सिलेबस से रिलेटेड चीज़ों को इसमें इनके सिलेबस में था, इन्होंने ही एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो जो इसका आंसर होगा 20 का फर्स्ट होगा। 21 देखिए, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी? अब्राहम मास्लो, ले वाइगोस्की, कार्ल रोजर्स, अल्बर्ट बंडूरा। अब्राहम मास्लो महोदय ने, ले वाइगोस्की ने, कार्ल रोजर या अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट या निकटस्थ विकास का क्षेत्र ले वाइगोस्की रशियन एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। ये काफ़ी फेमस थ्योरी है, ले वाइगोस्की और जीन पियाजे, तो इनको देख लीजिएगा, बहुत अच्छी थ्योरी इन्होंने दी थी, काफ़ी फेमस है। 21 का सेकेंड आंसर हो जाएगा। 22 देखिए, रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है, यह निम्न प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है। ऐसी कौन सी प्रवृत्ति या डेवलपमेंट का प्रोसेस है जिसमें रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित हो? तो जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट, सेफेलोकॉर्डल, प्रोक्सीमोडेस्टल या पार्ट टू होल यानी सेफेलोकॉर्डल, प्रोक्सीमोडेस्टल। तो इसमें देखिए सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है, सिर से पैर की ओर इसका जो डेवलपमेंट होता है इस प्रोसेस में किया जाता है। प्रोक्सीमोडेस्टल केंद्र से चारों ओर की ओर विकास होता है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रोक्सीमोडेस्टल, यानी ये देखिए सेंटर से सिर से पैर की ओर न होके या इधर से हो रहा है, रीढ़ की बोल रहा है रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है, या किस संचालन के कारण होता है? तो प्रोक्सीमोडेस्टल। 22 का जो आंसर हो जाएगा थर्ड होगा। 23 देखिए, निम्नलिखित द्वितीयक पुनर्वलन का एक उदाहरण है। द्वितीयक पुनर्वलन यानी सेकेंडरी रिइंफोर्सर का एक एग्जाम्पल आपको बताना है। आइसक्रीम है, ड्रेस है, मनी है या फिर जूस। तो आइसक्रीम और पोशाक, जूस डायरेक्ट तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं, तुरंत इन चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो मनी है, मनी का यूज किसी चीज़ को लेने में, इन्हीं चीज़ों को लेने में यूज किया जाएगा, यानी सेकेंडरी रिइंफोर्सर के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। तात्कालिक प्रभाव नहीं रहेगा, मतलब कि इसको किसी माध्यम से यूज किया जाता है, इसलिए सेकेंडरी रिइंफोर्सर का उपयोग किया जाएगा। 23 का जो आंसर होगा थर्ड होगा। 24 देखिए, सामान्यतः कुसमायोजित बच्चे कहाँ देखे जाते हैं? माल एडजस्टेड चिल्ड्रेन आर जनरली सीन इन ब्रोकन फैमिली, रूरल एरियाज, नॉन ऑफ दीज या फिर पुअर फैमिली। बिखरे परिवार में, ग्रामीण क्षेत्रों में, या इनमें से कोई नहीं है, गरीब परिवार में। तो जो परिवार बिखरा होता है, एक कंजस्ट मतलब एडजस्ट नहीं होता है, उसमें कुसमायोजित, समय से रिलेटेड लापरवाह या फिर ऐसी चीज़ों को प्रवृत्ति पाई जाती है उनके बच्चों में।
24 का जो आंसर होगा फर्स्ट हो जाएगा। 25 देखिए, एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है, एक स्किल डेवलपमेंट उसके अंतर्गत होता है मांसपेशियों का उपयोग करने के दौरान। तो कौन सी उसको परिपक्वता उसको प्राप्त होती है, क्या वो परिपक्व होता है या एक्सरसाइज यानी अभ्यास करता है, लर्निंग होती है उसके अंतर्गत, अधिगम सीखता है, फिर पेरेंट्स फोर्स अभिभावकों का जोर होता है। तो वह एक परिपक्वता के दौरान ये सब करता है, मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है। जैसे जैसे परिपक्व होता जाता है, मैच्योर होता है, तो मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और वो एक स्किल्स, एक तरह से उन चीज़ों की स्किल प्राप्त कर लेता है, कैसे यूज करें, कैसे उन चीज़ों का उपयोग करें। 25 को जो आंसर होगा फर्स्ट होगा। 26 देखिए, भाषा के उद्गम के दौरान शब्द जाल या जार्गन अवधि किस दौरान होती है? 9 मंथ टू 1 ईयर, बर्थ टू 3 मंथ्स, 3 to 6 मंथ, 6 to 9 मंथ। तो भाषा के उद्गम के दौरान शब्द जाल या जार्गन, ऐसा मतलब शब्द जाल या जार्गन का मतलब होता है कि इसमें उस समय बच्चा जो है तो बिना मीनिंगफुल अर्थों का उपयोग करता है। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है 0 to 9 मंथ के दौरान, या फिर 0 से 3 मंथ पहले कुकिंग, बबलिंग ऐसी चीज़ों का प्रयोग करता है, फिर धीरे धीरे वह एक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, पप्पा मम्मा ऐसा, या फिर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिसका अर्थ तो होता है लेकिन वो वही समझ उसकी माँ समझ सकती है। तो उस समय का पीरियड क्या होता है, पीरियड आपको बताना है। तो 6 to 9 मंथ होता है। 26 का जो आंसर हो जाएगा 4 होगा। 27 देखिए, 20वीं शताब्दी के पहले छमाही के दौरान डॉट डॉट छात्रों जिनकी पहचान विशेष आवश्यकता रखने वालों के रूप में की गई थी, उन्हें स्कूलों में कुछ या कोई विशेष सेवा नहीं मिली थी। 20वीं शताब्दी के दौरान की छमाही के दौरान आपको बताना है, डॉट डॉट छात्रों जिनकी पहचान विशेष आवश्यकता रखने वालों के रूप में की गई थी, उन्हें स्कूलों में कुछ या कोई विशेष सेवा नहीं मिली थी। एवब एवरेज, एक्सेप्शनल, या फिर मेंटली रिटार्डेड, या फिर पुअर, औसत से अधिक, असाधारण, मानसिक रूप से मंद, या गरीब। तो उस समय जो था 20वीं शताब्दी के दौरान तो असाधारण था। 20वीं शताब्दी के दौरान पहली छमाही के दौरान असाधारण छात्रों जिनकी पहचान विशेष आवश्यकता रखने वालों के रूप में की गई थी, उन्हें स्कूलों में कुछ या कोई विशेष सेवा नहीं मिली थी। 27 का जो आंसर होगा सेकंड होगा। 28 देखिए, छात्र अधिगम का वर्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया। छात्र अधिगम का वर्क मॉडल जो है, वर्क मॉडल तो किसने दिया था? कोहेलबर्ग महोदय ने दिया था, नील फ्लेमिंग महोदय ने दिया था, पियाजे महोदय ने दिया था, एरिक एरिक्सन ने दिया था। तो नील फ्लेमिंग महोदय ने वर्क मॉडल को प्रस्तुत किया था। 28 का जो आंसर होगा सेकंड होगा। 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा माता पिता द्वारा बच्चों को असफलता से निपटने में समर्थन देने और उनकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है? असफलता से निपटना, कई बार क्या होता है कि असफलता मिलती है उसके बाद डिप्रेशन हो जाता है, कई बार सुसाइड जैसी स्थिति को से कर लेता है। तो उससे निपटने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं देखिए। उनकी असफलता को भुलाने के लिए बच्चे को किसी अन्य गतिविधि में व्यस्त करने हेतु एक आरामदायक परिवेश का निर्माण कर देना। आरामदायक परिवेश से वह बच्चा असफलता से नहीं निपट सकता है, और फिर वो तो एक लापरवाही होगी। सुनना, सहानुभूति रखना, फिर सीखने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना, न कि क्षमताओं पर डाउट करना। इसका ये सबसे उपयुक्त आंसर होगा, सेकंड ही हो जाएगा यहीं पे। 29 का जो होगा सेकंड आंसर। उसको सुन लीजिए, सहानुभूति रखिए, फिर सीखने के अवसरों पर ध्यान दीजिए, ना कि उसकी क्षमताओं पे ही डाउट करने लगिए। 29 का जो आंसर होगा सेकंड ही होगा। 13 देखिए, पूछताछ दृष्टिकोण विधि से शिक्षार्थियों की निम्न के लिए क्षमता का विकास होता है। पूछताछ दृष्टिकोण यानी इंक्वायरी अप्रोच मेथड डेवलप्स द एबिलिटी ऑफ लर्नर फॉर। तो इसमें कौन सी क्षमताओं का विकास होता है पूछताछ दृष्टिकोण से? एक शिक्षक के अनुभव का उपयोग करना, कम समय में अधिक जानकारी को आत्मसात करना, प्रयोग या फिर मौखिक अधिगम को उच्चतम सीमा तक बढ़ाना। तो पूछताछ दृष्टिकोण से क्या होता है कि अधिक से अधिक रचनात्मक चीज़ों का डेवलप होता है, उन चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानकारी होती हैं, एक तरह से एक्सपेरिमेंटल यानी प्रयोग होगा। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा थर्ड होगा। इस तरह से ये सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे और अगले 30 क्वेश्चन के डिस्कशन भी कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।